संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रणाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 5 मई है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, और हमारा अपन राज्य के समाचार घलोक ई में सम्मिलित करके एक साथ मिला करके आप मन करा लेकर के आए हूँ। ज्यादा समय अब नहीं लो, सीधा हिंदी में आता हूँ। आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। सबसे पहले आज के दिन पर चर्चा होगी। आज का दिन यानी 5 मई को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 मई का जो दिन है वो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आप मिडवाइफ शब्द नहीं समझते हैं तो मैं सरल शब्दों में इसे बता दूं, दाई को मिडवाइफ कहा जाता है। अब दाई क्या होती है अगर आप ये भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, पुराने समय में ऐसे अभी भी होती हैं जो कि प्रसूता स्त्री यानी कि जो जिनके बच्चे होने वाले होते हैं उनकी डिलीवरी में जो मदद करती हैं उन्हें दाई कहा जाता है या मिडवाइफ कहा जाता है। ये वही स्त्री होती है जो कि उस महत्वपूर्ण समय में महिला के साथ मौजूद होती है और एक स्वस्थ प्रसव में मदद करती है। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दाई की या मिडवाइफ की। उन्हीं को याद करने का आज दिन है। ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है 1992 से लगातार। 1992 से हर साल इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। इस साल यानी साल 2021 के लिए इस दिन की थीम रखी गई है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। फिर से दोहरा देता हूं, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। ये है आज के इंटरनेशनल मिडवाइफ डे की थीम। अब बात करते हैं कि 5 मई को और किस रूप में मनाया जाता है। तो आज ही का दिन यानी 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल हैंड सैनिटाइजेशन डे। कोविड-19 का दौर चल रहा है और आप हाथों की स्वच्छता से अच्छे से वाकिफ होंगे। लगातार अलग अलग सेलिब्रिटी आकर के आपको हाथ धोने का तरीका भी सिखाते रहे। ये बात और है कि बाद में वही सेलिब्रिटी कोविड पॉजिटिव भी पा गए। मैं अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की, जो हमें सिखाते थे कि हाथ कैसे धोना चाहिए। हालांकि बाद में वो खुद कोविड पॉजिटिव पाए गए, वो अलग छोड़ देते हैं। लेकिन हाथों की स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन करके रह गया है अभी और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि महामारी के इस दौर में हाथों की स्वच्छता आपको कम से कम एक स्टेप पीछे तो जरूर करती है कोविड-19 के संक्रमण से। तो आप लगातार हाथ धोते रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए। सैनिटाइजर से भी ज्यादा बेहतर यूज होता है साबुन का। अगर आप हाथ धो रहे हैं साबुन से तो आप ज्यादा संक्रमण से बचे रह सकेंगे। ये सब आप टीवी में बार बार सुन चुके होंगे, तो मैं और समय नहीं लूंगा और मैं आज के इस दिन की थीम बताता हूं, यानी साल 2021 के लिए हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या रखी गई है। थीम है सेकंड सेव योर लाइफ, क्लीन योर हैंड्स, यानी कि सेकंड सेव्स योर लाइफ। आप कुछ सेकंड ही लगाते हैं अपना हाथ धोने में, उसमें आपकी जिंदगी बच सकती है। क्लीन योर हैंड्स, आप हाथ धोते रहिए, ये कहा गया है। खैर, अब आते हैं मुख्य समाचारों पर। आप चाहे तो ऊपर का पार्ट स्किप कर सकते थे। अब मुख्य समाचारों पर आएंगे और हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो समाचार है वो निधन से संबंधित है। कोविड-19 के इस दौर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। दुखद तो जरूर है, लेकिन एक स्टूडेंट के रूप में आपको मरने वालों के नाम और उनका पद, उनका क्षेत्र याद रखना पड़ता है। शुरू करेंगे सबसे पहले मानस बिहारी वर्मा जी से। मानस बिहारी वर्मा भारत के एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे। इनकी खास रुचि जो होती थी वो एरोनॉटिक्स फील्ड हुआ करता था। एरोनॉटिक्स फील्ड कहने का मतलब है कि ये वायुयान, हल्के लड़ाकू विमान आदि बनाने के लिए रुचि रखते थे। डीआरडीओ यानी भारत की जो रक्षा एजेंसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र, इस डीआरडीओ के ये सदस्य के रूप में 35 साल अपनी सेवाएं दिए। डीआरडीओ के लिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइट कॉम्बैट व्हीकल बनाया था जिसे हम तेजस विमान के रूप में जानते हैं। तो तेजस विमान के प्रोजेक्ट में शुरुआत से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों में रहे मानस बिहारी वर्मा जी। इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से। वैसे इनके बारे में एक जानकारी आप और याद रखें कि इन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पर, जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा, इनका भी निधन हुआ। ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होने के लिए जाने गए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया था।
हालांकि हमें पहला कार्यकाल ध्यान रखना है 1984 से 1989 के दौर में ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल के रूप में माफी चाहूंगा, राज्यपाल के रूप में काम करते रहे। बाद में उपराज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया था दमन और दीव में। दिल्ली के भी उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये थे जगमोहन मल्होत्रा जी। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। और ये मुझे एक क्वेश्चन पर लाकर छोड़ता है, एक वैज्ञानिक जो अपना पूरा जीवन लगाता है और देश को एक शानदार उपलब्धि देता है, वो उपलब्धि जो कि आज अपने 5वें संस्करण में पाइथन के रूप में बदल चुकी है, वो बनाने वाले को मिलता है सिर्फ पद्मश्री, और एक राजनेता को पद्म विभूषण तक का सम्मान हम बड़ी आसानी से दे देते हैं। कमाल की राजनीति है, वैसे राजनीति चलती रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रभु जोशी जी की। तीसरे व्यक्ति प्रभु जोशी, भारत के एक बहुत जाने माने वरिष्ठ कहानीकार और चित्रकार, इनका भी निधन हो गया। प्रभु जोशी जी अपने चित्रकला के लिए ज्यादा जाने गए, कहानियों के लिए तो बेशक जाने जाते थे, लेकिन उनकी चित्रकला में जलरंग पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई। जलरंग पेंटिंग दुनिया भर में प्रदर्शित की गई और अमेरिका का एक बहुत सम्मानित थॉमस अवार्ड उनको प्राप्त भी हुआ था, इसीलिए मेन जाने जाते थे प्रभु जोशी। अब बात करेंगे चौथे व्यक्ति पर, जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का नाम है बद्रीधर दीवान। बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के उपसभापति के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए जाने गए, यानी कि पूर्व उपाध्यक्ष रहे, इसलिए भी हम उनको जानते हैं। बद्रीधर दीवान 2005 में पहली बार उपाध्यक्ष बने थे, 2 बार उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा अगर हम बद्रीधर दीवान जी को जाने तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर में से एक माने जाते हैं। बद्रीधर दीवान 2003 में, 2008 में और 2015 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के आते रहे। इनका संबंध बिलासपुर जिले से था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। अब बात करेंगे मारिया रेसा की। मारिया रेसा, इनका निधन नहीं हुआ है भाई, ये कुछ अलग कारणों से चर्चित है। मारिया रेसा, पहले तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हें इस साल का यानी साल 2021 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। अभी प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और अब आप जानिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला मारिया रेसा को। मारिया रेसा को यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार का एक और नाम है, उस पुरस्कार को ही गुइलेर्मो कैनो इसाजा, गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक व्यक्ति हैं कोलंबिया के, जो भी पत्रकार हुआ करते थे, खोजी पत्रकार हुआ करते थे, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो गुइलेर्मो कैनो इसाजा पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये बन सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिला, और प्रश्न नंबर 2 ये बन सकता है कि गुइलेर्मो कैनो इसाजा पुरस्कार किसे मिला। दोनों का उत्तर होगा मारिया रेसा। अब बात करेंगे कि ये कौन सी एजेंसी के लिए काम करते हैं। मारिया रेसा CNN के लिए अपनी खोजी पत्रकारिता करते थे। लगातार पिछले 3 सालों से एशियन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए, खासतौर पे फिलीपींस में किए गए उनके काम के लिए उनको सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे ममता बनर्जी जी की। ये न्यूज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ इतिहास की कहानियां सुनाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ममता बनर्जी आज यानी 5 मई 2021 को तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। ये लगातार उनका तीसरा कार्यकाल होगा। भारत में इससे पहले दिल्ली में शीला दीक्षित ऐसी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल पूरा किया था। बंगाल में ऐसा कहीं नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। भारत के अन्य किसी राज्य में भी लगातार 3 कार्यकाल के लिए कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। अब ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री होंगी जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं देंगी, यानी शीला दीक्षित के बाद। आज इन्हें शपथ दिलाई वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी ने। यहाँ एक रोचक किस्सा ये हुआ, जगदीप धनखड़ ने जब उन्हें संविधान की शपथ दिलाई और उनसे ये कहा कि अब बंगाल राज्य में हिंसा का जो दौर है वो समाप्त होना चाहिए, आप आश्वस्त करिए कि आप बंगाल में हो रही हिंसा पर लगाम लगाने का कार्य करेंगी। एक राज्यपाल के द्वारा किसी मुख्यमंत्री से शपथ के बाद ऐसा इससे पहले कभी नहीं कहा गया था। इसमें ममता बनर्जी का उत्तर भी विचार करने योग्य है। ममता बनर्जी ने इसका उत्तर देते हुए ये कहा कि अभी तक वो शपथ नहीं ली थी, तब तक राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले चल रहा था। अब वो जब शपथ ले चुकी हैं तो वो राज्य में स्थिति संभालने का कोशिश करेंगी। यहाँ मेरे इस जस्टिफिकेशन की तरह मत लीजिएगा इस सेंटेंस को, जो घटनाक्रम हुआ है वही बता रहा हूँ। बंगाल में निसंदेह कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि अराजक तत्वों के द्वारा की जा रही हैं।
अब इसे एक सामाजिक, एक राजनीतिक वर्ग जो है वो अलग चश्मे से देख रहा है, एक राजनीतिक वर्ग अलग चश्मे से देख रहा है, और इसलिए पूरे देश में अलग तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया है। बहरहाल बंगाल में हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की कोई घटना हो और ममता बनर्जी अपना कार्यकाल ठीक से पूरा कर सके। लेकिन यहाँ कहानी की शुरुआत होती है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गई हैं, यानी वो विधायक नहीं है वर्तमान में। और हम ये सब जानते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है। विधायक दल यानी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता के रूप में तो जरूर ममता बनर्जी हैं, लेकिन खुद की वो सीट हार चुकी हैं शुभेंदु अधिकारी से। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी क्या मुख्यमंत्री बने रह सकेंगी? अभी 6 महीने का उनको समय दिया जाएगा, जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और इस 6 माह के भीतर उन्हें बंगाल में बची हुई 2 चुनाव जो सीट है वहां से अपनी सदस्यता विधानसभा में लेकर दिखानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में विधान परिषद नहीं है। 1969 में, ये पॉइंट नोट करें आप, 1969 में बंगाल में विधान परिषद का जो ढांचा था वो समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि कभी बंगाल में विधान परिषद नहीं थी, लेकिन 1969 में वो समाप्त कर दी गई, और इसलिए बंगाल में सिर्फ एक सदन है और उस सदन का नाम है विधानसभा। इसलिए ममता बनर्जी को 2 बची हुई सीटों में से किसी एक जगह से चुनाव जीतकर आना ही पड़ेगा। अब यदि उस 2 बची हुई सीट में से कहीं से ममता बनर्जी चुनाव फिर हार जाती हैं तो क्या होगा? ममता बनर्जी को अपना मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ेगा। तो अब मेरा यह मानना है कि भाजपा, जो कि वहां विरोधी दल के रूप में है, अपनी पूरी पुरजोर शक्ति लगाएगी कि ममता बनर्जी उस 2 बची हुई सीट में से कहीं से चुनाव ना जीत पाए। क्या इतिहास में ऐसे पहले हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के समय था 1970 और जगह थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोरखपुर की सीट से खड़े हुए थे त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। किस्सा यह है कि यह पहली बार था जब त्रिभुवन नारायण सिंह के खिलाफ प्रचार करने के लिए चुनाव में खुद प्रधानमंत्री उतरी थी, यानी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। वो यूपी पहुंची, चुनाव प्रचार किया और त्रिभुवन नारायण हार गए थे। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये पहली घटना नहीं है, यहां भी नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए ये किस्सा मैं आपको सुनाया। दूसरा किस्सा झारखंड का है। झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार थी। शिबू सोरेन विधायक दल के मुखिया चुन लिए गए और मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। किस्सा 2009 का है। शिबू सोरेन अपनी सीट नहीं बचा सके और चुनाव हार गए। शिबू सोरेन के चुनाव हारने के कारण, चूंकि झारखंड में विधान परिषद का कोई प्रावधान नहीं है, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ममता बनर्जी के सामने भी ये समस्या अभी आ सकती है अगर वो बची हुई 2 सीटों में से कहीं एक से नहीं जीत पाई तो। उम्मीद करता हूं आप अपडेट हो गए होंगे अपनी जानकारियों के साथ। अब हम बात करेंगे मार्क सेल्बी की। मार्क सेल्बी एक खिलाड़ी हैं और ये स्नूकर खेलते हैं। इस साल उन्होंने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है और ये चौथी बार है जब उन्होंने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। हमारे पास 2 पॉइंट है याद करने के लिए। पहला, मार्क सेल्बी ने इस वर्ष यानी साल 2021 की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती। नंबर 2, किस क्रम में जीती है? तो चौथी बार है उनका ये टूर्नामेंट जीतना। अब इन्होंने किसको हराया और ये खुद कहां के हैं? मार्क सेल्बी ब्रिटेन के हैं और अपने ही हम वतन यानी अपने ही देश के अपने ही दोस्त शॉन मर्फी को हरा करके उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। मजेदार बात यह है कि दोनों चंगू मंगू दोस्त थे, आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक टूर्नामेंट में आमने सामने हुए और मार्क सेल्बी के हाथों विजय उनको प्राप्त हुई। अब बात करेंगे रोड मैप 2030 की। भारत के लिए अभी आर्थिक रूप से बहुत सेंसिटिव दौर चल रहा है और इस सेंसिटिव दौर में 2 देशों के बीच का ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन साहब दोनों एक वर्चुअल सम्मेलन में मिले और दोनों ने तय किया है कि आने वाले वर्षों में, खासतौर पे 2030 तक, भारत और ब्रिटेन के आपसी व्यापार को वो दुगुने से भी अधिक करेंगे। ये भारत और साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा, हमारे लिए तो खास तौर पे भी। इसी में मैं एक न्यूज और बताना चाहता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर आपको याद आ रहा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही कंपनी है जो भारत के लिए अभी वैक्सीन बनाने का काम कर रही है, कोविशील्ड। इसके प्रमुख का नाम भी मैं आपको बताया था, आदार पूनावाला।
ये अभी ब्रिटेन में ही मौजूद है और उन्होंने ब्रिटेन में इस संस्था यानी सीरम इंस्टीट्यूट की एक जो ब्रांच है वो वहां लगाने का फैसला किया है। वो वहां इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ताकि कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाया जा सके। फिर हम बात करेंगे 5G मोबाइल नेटवर्क की। भारत अब 5G मोबाइल नेटवर्क की तरफ बढ़ चुका है। कल इसके ट्रायल को मंजूरी दे दी गई, यानी अब भारत के भी कुछ शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जा सकेंगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम नीलामी आमंत्रित की गई है। कुछ 17 कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट दिखा रही हैं। कौन सा पहला शहर होगा ये अभी देखने का विषय है। बहरहाल ये नीलामी जो होने वाली है इसमें 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का नीलामी किया जाएगा। इसमें जो भी कंपनी जीतेगी वो सबसे पहले किसी शहर में 5G नेटवर्क स्थापित करेगी। आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और जानकारी देते हैं। दुनिया में सबसे बेहतर 5G नेटवर्क अभी तक स्टेब्लिश करने वाला जो देश है वो दक्षिण कोरिया है। अगर आप अमेरिका या चीन चुनेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया अपने सबसे अधिक शहरों में, इनफैक्ट 85 शहरों में 5G सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका है, जबकि चीन 57 शहरों में 5G की सेवाएं दे रहा है। भारत में अभी एक दूर की कौड़ी है, लेकिन शुरुआत तो कम से कम हो गई है। यहाँ G का मतलब जनरेशन होता है। ये एक बहुत बासी क्वेश्चन है जो अब आप सब जानते ही होंगे। फिर हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी क्षेत्र की। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ये दोनों उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। बादल फटने की घटना हुई। प्राकृतिक प्रकोप पूरी तरह से जारी है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं और महामारी तो चल ही रही है। इसका एक बड़ा वियर्ड सा कारण अभी सूर्य में लगातार फ्रॉनहोफर जो रेखाएं हैं यानी सूर्य के धब्बे जो हैं उनका घटना बताया जा रहा है। जिस साल सूर्य के धब्बे घटने की घटना बड़ी तेजी से होती है उस साल को महामारी या प्राकृतिक आपदाओं का साल कहा जाता है। ये आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। मैं आपको कोई भी अंधविश्वास नहीं बता रहा हूँ, लेकिन विज्ञान भी ऐसा कहता है कि जिस साल सूर्य के धब्बे घटते हैं जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखा कहा जाता है उस साल प्राकृतिक आपदाएं काफी आती हैं और ये एक उसका उदाहरण समझ सकते हैं आप। यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है या रैपिड फोर्स आप कह सकते हैं, वो वहां पहुंची हुई है और अपनी सेवाएं दे रही है। फिर बात करेंगे यूको डीजल की। यूको डीजल भारत में प्रायोगिक तौर पर आज शुरू कर दिया गया। समझिए कि यूको डीजल है क्या। यूको डीजल यानी खाद्य तेल जो आप और हम घर में रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, खाद्य तेल यूज करते हैं। प्रयोग के बाद जब वो तेल बच जाता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी घर में तेल बच पाता है, लेकिन हाँ ऐसा मानते हैं भाई कि आप तेल को बार बार यूज नहीं करें, उसके जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो 2-3 बार 4 बार यूज करने के बाद वो तेल फिर खाद्य तेल के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में उस बचे हुए तेल को बायोडीजल में बदला जा सकता है। इस बायोडीजल को मुख्य डीजल में मिलाकर डीजल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और यही जो कड़ी है वो कहलाएगी यूको डीजल, जिसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रमुख हैं SM वैद्य। उन्होंने बताया कि भाई भारत भर में अगर देखा जाए तो 30 लाख टन खाद्यान्न तेल हर साल बच जाता है और इस तेल का यदि सही प्रयोग कर लिया जाए तो भारत डीजल क्षेत्र में जो दूसरे देशों पर निर्भर है वो निर्भरता कम होगी। कहा जाता है कि भारत अपने कुल डीजल प्रयोग का या जितना उपयोग करता है उसका 85% दुनिया के दूसरे देशों से खरीदता है। इसकी मात्रा में कमी आएगी और डीजल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं हम उस पर लगाम लगा सकेंगे। बहरहाल अभी ये प्रायोगिक तौर पर शुरू हुआ है और डीजल में 7% मात्रा बायोडीजल की मिलाई जाएगी। ये बायोडीजल वनस्पति तेल होगा या फिर पशुओं के चमड़े से निकलने वाले तेल का भी प्रयोग इसमें किया जाएगा। अभी ये यूको डीजल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे एक जीव की, उसका नाम है जाइलोफिश। जाइलोफिश दीपकी। मैं दोबारा दोहराता हूं, जाइलोफिश दीपकी। ये एक नई प्रजाति है सांप की और यह सांप बहुत छोटा सा है, महज 20 सेंटीमीटर लंबा एक सांप है जिसकी प्रजाति पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई है। आमतौर पर सरीसृप की ज्यादातर प्रजाति पश्चिमी घाट से ही पाई जाती है। पश्चिमी घाट भारत का हॉट स्पॉट है, यानी जैव विविधता केंद्र है। वहां आमतौर पर इस तरह की नई खोज होते रहती है। तो 2021 में खोजे गए जीव जंतुओं में अब एक कड़ी ये भी जुड़ गई है, आपको ये याद रखना है। फिर से दोहरा दूं, जाइलोफिश दीपकी। फिश देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सांप की प्रजाति है ये और इसकी खोज जो है होने के बाद इसका नाम दिया गया दीपक वीरप्पन के नाम पर। दीपक वीरप्पन भारत के जाने माने हर्पेटोलॉजिस्ट हैं।
हर्पेटोलॉजिस्ट यानी कि सरीसृप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, उन्हीं के नाम पर यह दीप्ति शब्द जोड़ा गया है। अब ये कहाँ मिला? अगस्त्यमलय पहाड़ी पर प्राप्त हुआ। अगस्त्यमलय पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बीच फैली हुई एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है, साथ ही साथ एक नेशनल रिजर्व भी है और साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। अब हम बात करेंगे हमारे अपने राज्य के समाचारों पर। छत्तीसगढ़ राज्य के समाचारों में आज क्या खास था? सबसे पहले निकिता उपाध्याय की बात करेंगे। निकिता उपाध्याय भिलाई की हैं और ये कमाल की लेखिका हैं। इन्होंने किताब हाल फिलहाल में लिखी थी, किताब का नाम है रूट्स टू रेडियंस। मैं दोबारा दोहराता हूं, रूट्स टू रेडियंस, ये उनकी किताब है। इस किताब में उन्होंने सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद का प्रयोग करके सुंदरता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर किताब लिखी। ये किताब बहुत पॉपुलर हुई, बट ऑफ कोर्स अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने ये किताब बहुत पॉपुलर हुई और इस किताब को अब उसका सम्मान मिल रहा है, इस किताब की लेखिका को सम्मान मिल रहा है। दुनिया में दो मैगजीन बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है, एक टाइम्स है और एक फोर्ब्स है। फोर्ब्स पत्रिका ने एशिया के 30 प्रसिद्ध लेखकों की सूची जारी की है, जिसमें भिलाई की निकिता उपाध्याय अपनी किताब रूट्स टू रेडियंस के कारण नाम दर्ज करने में कामयाब हो गई है। तो प्राकृतिक रूप से सुंदरता बढ़ाने के आयुर्वेदिक तरीकों पर लिखी गई किताब है रूट्स टू रेडियंस। लेखिका का नाम निकिता उपाध्याय, जगह भिलाई। आज मुख्यमंत्री भी ट्वीट किए हैं उनकी तारीफ में। आजकल हमारे नेता ट्वीट बहुत करते हैं या पत्र लिख देते हैं, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। फिर हम बात करेंगे फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन। ये एक न्यूज है जो कि आई और गई वाली बात हो गई है, इसको समझिए थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति ऑथोराइज कर दी गई है कलेक्टरों को। जिस जिले में फिल्म शूटिंग के लिए लोग जाएंगे उस जगह पे फिल्म शूटिंग के लिए कलेक्टर से ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, यानी कलेक्टर वो अधिकारी होंगे जो परमिशन देंगे, एनओसी देने वाले अधिकारी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि 30 दिन के भीतर अगर कोई फिल्म शूट करना चाहता है छत्तीसगढ़ में, तो वो 30 दिन के भीतर अनुमति प्राप्त कर सकेगा कलेक्टर से। पहले इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया थी, अब इस प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया, सीधे कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है। इससे फायदा यह होगा कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म छत्तीसगढ़ में भी शूट हो सकेगी, छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म है वो बढ़ सकेगा। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो आपसे पूछना चाहिए। क्या आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसका प्लॉट छत्तीसगढ़ हो, जिसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई हो? अगर आपने हाल फिलहाल में ऐसी कोई फिल्म देखी है, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें। मैं एक्टर का नाम नहीं पूछ रहा हूं, जिसके प्लॉट में छत्तीसगढ़ है, बॉलीवुड की फिल्म, और अगर आपने देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं उसका नाम मेंशन करें। अब बात करेंगे डेनेक्स ब्रांड की। डेनेक्स ब्रांड यानी दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, ये है डेनेक्स। छत्तीसगढ़ का एक बहुत जाना माना ब्रांड बन के उभर रहा है। इनफैक्ट दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बना जिसका खुद का ब्रांड नेम है। ये महिलाओं की एक टीम है जो कि परिधान निर्माण करती है, यानी कि सिले सिलाए कपड़े बनाती है। इन कपड़ों में डेनेक्स ब्रांड का लोगो लगा करके भारत भर में बेचने के लिए भेजा जाता है। इसका भी सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ बेंगलुरु के माध्यम से। बेंगलुरु को डेनेक्स ब्रांड ने 1.20 करोड़ के कपड़ों की आपूर्ति की है, यानी कि उतने की बिक्री की है। तो ये हमारे अपने दंतेवाड़ा राज्य के लिए एक बहुत सुखद खबर है। नक्सल क्षेत्र के अलावा दंतेवाड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है अपना खुद का ब्रांड नेम बनाकर, याद रखेंगे इसे, और ये भी महिलाएं संभालती हैं। अब बात करेंगे बस्तर, ये नोट करें, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन 4 जगहों पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग ने, खासतौर पे बस्तर वन मंडल ने तय किया है कि वो इन 4 जगहों पर फूड प्रोसेसिंग केंद्र लगाएगी, खास तौर पे वन उपज का प्रसंस्करण करने का केंद्र लगाएगी, जिससे उनकी साफ सफाई, रख रखाव, पैकेजिंग अच्छे से हो सके और उन वन उपज का अच्छा मूल्य वहां के लोगों को प्राप्त हो सके। इसके अलावा बस्तर में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। ये था भाई आज आपके लिए समाचार। मैं इतना कुछ आज आपके लिए ढूंढ के ला सका। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं और बेहतर और डिटेल में आपको समाचार समझाता रहूं। हाँ, मुझे ये कहना था कि कॉम्पैक्ट हो जाती है चीजें, थोड़ा कम बता पाता हूं अगर इतना सब कुछ एक जगह बताना होता है तो, या तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वीडियो की लंबाई मैं बढ़ा दूंगा,
लेकिन हाँ, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर व्यू मिलेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, तो मैं ये काम आगे जारी रखूंगा कि मैं ये वीडियो की लंबाई बढ़ाऊं, वरना मैं शॉर्ट वीडियो आपको बताता रहूंगा। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग खंडों में बांटें, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक में, छत्तीसगढ़ का एक में। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ राज्य के समाचार कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम 2 या 3 दिन में छत्तीसगढ़ का एक बार समाचार कवर करके बता सकते हैं। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कई किस्से होते हैं, कई डिटेल होती है, जैसे आपने ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ किस्सा फिर आगे सुना कि छत्तीसगढ़ में यूपी और झारखंड में क्या हुआ था। अगर इस तरह के पॉलिटिकल किस्से जानने हैं, डिटेलिंग जाननी है, तो थोड़ा सा आपको वीडियो की लंबाई सहनी पड़ेगी और उसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर आप देने को तैयार हैं तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ। कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, अपनों का, और थैंक यू।